देखिए, तो कल तक पढ़े थे कि जर्मन रीजन में क्या हुआ था। तो पहली बात, तो नेपोलियन के टाइम में जो आपका 39 स्टेट का जर्मन कन्फेडरेशन बनाया गया था, महासंघ बनाया गया था, उसके जो छोटे छोटे कंट्री थे उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। उसके विषय में या उसके कारण 831 मेंबर आए थे कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। फिर आता है कि पीजेंट पीपुल को वहाँ पर क्या कर दिया गया था, इग्नोर किया गया था। क्यों किया गया था? तो क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो एक मिडिल क्लास वर्ग के लोग, बिजनेसमैन थे, अलग अलग थे। तो बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि हमको दाल 10 रुपया किलो मिले, वो हमेशा चाहेगा कि हमको 2 रुपया कम ही मिले। तो उसी वजह से इसमें पीजेंट को इग्नोर किया गया था, अनदेखा किया गया था। तो एक बार फिर बताए थे कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर गए प्रूसिया के राजा के पास कि हम राजा जी बना रहे हैं, वो क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसको पास कर दीजिए। अब राजा के पास तुम कॉन्स्टिट्यूशन लेके जा रहे हो, संविधान लेके जा रहे हो। कल एलिजाबेथ का मृत्यु हो गया, ब्रिटेन की सबसे लंबी जो रानी रही वो एलिजाबेथ II रही, 96 साल की उम्र में मरी। शायद वो 56 में रानी बनी थी शायद, और अभी जाके 2022 में मरी। सोचो कितना लंबा उनका कार्यकाल था। तो उसी तरह से राजा के पास तुम कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाओगे, तुम कभी अपना, देखो सीधी सी बात है, कोई बड़ा पद पे आदमी है और तुम उसके अगेंस्ट में निकाल रहे हो और उसी से पास करवा रहे हो, तो कोई इसको सहमति देगा नहीं। ठीक, तो उसी तरह से वो किंग ऑफ प्रूसिया जो था विलियम IV, वो उसको मार पीट के भगा दिया और मूवमेंट वहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। देखो पहली बात तो रिवॉल्यूशनरी मूर्ख थे। जिस चीज की जानकारी नहीं हो उसमें कूदना नहीं चाहिए। इस पे वो कहानी है। एक बार एक वो लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड का शादी हो रहा था। ठीक, कोई आम बात नहीं, सबका शादी होता है। तो गया उसके पास, बोला कि ऐसा कर तू हमको एक जूती दे दो। ले लिया जूती और ले जाके सोनार के पास गया। जूती ने सोनार को बोला कि ऐसा एक हमको जो है सोना का जूती बनाना। ठीक है भाई, सोना का जूती बनवा के लाया। फिर लड़का गया लाने के लिए 2 दिन बाद। तो बस सोनार बोलता है कि अच्छा ये बताइए कि जूती है किसका। बस बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का जूती है। बुलाया उसको, मारा 4 था खींच के। बोला कि पहले न बताता तुम, सब हमारे घर में सोच रहे कि कौन रानी महारानी की जूती है, गोड़ लग रहा है, सब उसको पूजा करने रख ले, अगरबत्ती दिखा रहा है। तो इससे क्या शिक्षा मिला कि जब तुमको किसका जूती है पता नहीं है तो पैर लगने से, अगरबत्ती दिखाने से कोई फायदा नहीं। तो जब तुमको राजा का नेचर पता नहीं था तो तुमको राजा के पास कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाना नहीं चाहिए था। कोई भी एग्जाम में सिलेबस पते नहीं, तुमको घुस गए हो। सबको आजकल देखेगा क्या चीज का तैयारी करेगा, तो यूपीएससी फुल फॉर्म पते नहीं। यूपीएससी में कितना चीज आएगा वो पते नहीं। यूपीएससी के आयोग बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करवाता है, CDS, NDA, IASF, सिविल सर्विस का बहुत सारा। तो यूपीएससी खाली बोल देने सर यूपीएससी में बहुत चीज है। तो उसी तरह से जिस चीज का जानकारी नहीं हो उस चीज में जाना नहीं चाहिए। जैसे ये लोग पागल जर्मन लोग, ये उसको पता था ही नहीं कि अब रसिया के अगेंस्ट में, रसिया बोलते रूसिया के राजा के अगेंस्ट में तुम कॉन्स्टिट्यूशन लेके जा रहे हो, वो कभी उसको पास करेगा नहीं। तो फिर से वहां पर मूवमेंट आपका हो गया फिर। लेकिन जर्मनी का एकीकरण, अब जो बताए कि 39 स्टेट का जो महासंघ बनाया गया था, अब वो जुड़ता धीरे 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 करके क्या होता, जुड़ता। तो सबसे पहली बात है कि कल एक चीज और पॉइंट बताए थे कि राजा को यह समझ में आने लगा था कि अब हमारा राजतंत्र ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। क्या क्या करने लगे, कुछ वो देने लगे, राहत देने लगे। रिवेन्यू कम कर दिया, सेपड्रम बेगारी हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम और एक दो चीज जो था वो क्या कर दिया, हटा दिया। हंगरी को 1867 में एक नेशन स्टेट कर दिया कि तुम चाहो अलग से रहो। हंगरी है तुम्हारा ऑस्ट्रिया के बगल में छोटा सा देश है हंगरी, ठीक है। तो अब आता है कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली में सबसे पहली बात है कि नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर विस्पर्ड।
देखो, सबसे पहली बात तो ये जो फीलिंग जागृत हुई वो मिडिल क्लास जर्मन लोगों के बीच में हुई। वाइड स्प्रेड हो मतलब बड़े पैमाने, वाइड बॉल होता है, वाइड बॉल मतलब बहुत बड़ा हो गया, वाइड स्प्रेड मतलब फैलना, तो बहुत बड़े पैमाने में ये फैल चुका था। 39 स्टेट ऑफ जर्मनी बता ही दिए हैं कि उसी को जोड़ने का काम करना था उसको। क्यों? क्योंकि उसको जोड़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हल्का। अब तुम एक ही देश में 25 गो राज्य बना दो, छोटा जैसा देश है बिहार के जैसा छोटा देश है, 25 राज्य, तो 25 राज्य तो 25 मुख्यमंत्री को पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, 25 गवर्नर को पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ का कोर्स संभाल पाएगा? 25 गो मुख्यमंत्री है, 25 गो गवर्नर है, राज्य है, मतलब छोटा छोटा उसमें जिला भी होगा। अब उसी छोटा छोटा जिला में तुम डीएम भी बैठाओगे, एसडीएम भी बैठाओगे, डीएसपी भी, डीएसपी आवास भी, तो इसको खर्च कितना बैठेगा? ऊपर से जगह जगह देखता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य गया तो थोड़ा सा टैक्स लगता है, उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टैक्स लगेगा। अब एक राज्य से दूसरे राज्य गया, पता चला 10-10 कदम पे वो राज्य पार कर रहा है, यहाँ से यहाँ चल गया, झारखंड पहुंच गया, फिर हम खोला तो चल गया झारखंड से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे करके वो मतलब 1 घंटा हमको कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेवल कर दिया, और उतना छोटा सा देश है उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ा। तो उसी वजह से ये लोग चाह रहे थे कि जर्मनी के जो 39 कन्फेडरेशन के स्टेट हैं उसको हम लोग क्या कर लें, जोड़ लें। और इसका जो है अलग अलग रीजन के, जो पहले ही बताएं कि डाइवर्सिटी जो थी यूरोप में पूरा हावी था, वो किसी राजा महाराजा सब के समय में डाइवर्सिटी हावी था, और अभी भी है। भारत में देख लो, हिंदू मुस्लिम सिख इकाई पारसी सब लोग, तो डाइवर्सिटी है, विविधता। हम लोग को विविधता में मिलकर रहना है, विविधता में एकता। तो आता है कि जर्मन कन्फेडरेशन नेशन स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। भारत भी विविधताओं का देश है, गुजराती, मराठी, अब महाराष्ट्र में जाओगे तो सब शिवाजी 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 के बारे में तुम इतिहास नहीं जान रहे हो। जो शिवाजी यहाँ का बिहार का लड़का, उसको कुछ पता है न, बुलेट निकाल लेगा महाकाल। अरे कुछ पहले पता करो महाकाल क्या थे। भोला है, भोला जी तांडव भी करते थे, तुम करोगे? तांडव करेगा, पगला मारेगा, दूध हाथ तुमको कि पागल हो गया रोड पे, भगा इसको। तो महाकाल निकलवाए तो ठीक उसी तरह से क्या था, ये लोग अलग अलग रीजन को एक तरह से जोड़ना चाह रहे थे। किस लिए?
तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सही करने के लिए अपना जो उसका क्षेत्र था वो एक सीमित हो जाता और ठीक से चल सकती सरकार, और उसको एक इलेक्टेड पार्लियामेंट भी चाहिए था, मतलब चुनी हुई सरकार चाहिए थी, डेमोक्रेसी चाहिए था उसको, ठीक, मिडिल क्लास जर्मन को। तो अब आता है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द दिस प्रोसेस कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूसियन आर्मी। वो प्रूसिया के उस टाइम जो थे चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी किसके मदद से किए, तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट नाम सुने होंगे कभी, ब्यूरोक्रेट नाम सुना, ब्यूरोक्रेट नाम सुना होगा, एस्पायरेंट, एस्पायरेंट देखा है, जैसे कोटा फैक्ट्री है तुम्हारा यूट्यूब पे है ना, TVF में था, वायरल फीवर में, तो उसमें एक IAS वाला कोटा फैक्ट्री, तो उसी तरह से उसमें ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट मतलब होता है नौकरशाही। आपका जो देश चल रहा है वो नौकरशाही के ही द्वारा चल रहा है। अब नौकरशाही कौन, तो जो तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा कर रहा है वो नौकर नहीं, हाई क्वालिटी वाला नौकर कौन, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सब नौकरशाही, ठीक है। जब कभी मौका मिलेगा तो विकास देव कीर्ति सर का एक इंटरव्यू देखना, उसमें जब इंटरव्यू में किसी से पूछें कि आप मतलब IAS बनना का है चाहते हैं, तो बोले क्या कि हमको देश की सेवा करना, बोले देश का सेवा तो एक चाय बेचने वाला भी कर रहा है, और ऊपर से आप उस चीज में जा रहे हैं जो नौकरशाही कहा जाता है, वो नौकर आप बन के रहेंगे। तो बोला कि सर नौकर बनने में भी एक रॉयल जॉब है, अलग से हमको एक कार्यालय मिलेगा, AC रूम, 4 व्हीलर, फॉर्चूनर, एकदम आराम से। तो वही ये नौकरशाही के द्वारा देश चल रहा है। आज तुम देखता होगा कि मोदी जी जब उतरते हैं तो उसका उनका पर्सनल असिस्टेंट रहता है ऑफिस में, उनके साथ नहीं घूमता, उनके साथ तो सिक्योरिटी देखेगा, एगो हेडफोन लगाई ले इससे करके एकदम चलेगा, एकदम चलता है ना, काला काला कपड़ा पहन के, तो वो नहीं है IAS, सीमा समझेगा काला कपड़ा पहने तो वो IAS IPS, वो घर में बैठा हुआ रहता है, ठीक। तो अब आता है कि 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, 7 साल के अंदर 3 वॉर हुआ, युद्ध हुआ, किसके विरुद्ध, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के विरुद्ध। तो सबसे पहली बात पूछ दे कि बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में क्या रोल है, तो सबसे पहली बात, बिस्मार्क जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी नहीं लिखे गया इसमें, नहीं लिखे, ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से, नौकरशाह के हेल्प से वो उसको जर्मनी को एकीकरण करने का काम कर रहे थे। समझो नौकरशाह क्यों लिया गया, अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें, दिमाग वाले लोग होते हैं, लंठ नहीं कि जो मन हुआ लाठी लेके दौड़ गया, आराम से सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, तो वो होते दिमाग वाले। ठीक उसी तरह ब्यूरोक्रेट भी उन्हीं का सहारा लेकर के जर्मनी के एकीकरण को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक। और जर्मनी का एकीकरण में उतना दिक्कत नहीं आया, लेकिन इटली के एकीकरण में बहुत सारा दिक्कत आया था। जूसेपी मेजनी 1830 में भागना पड़ा उनको, फिर 1840 में आए, फिर से पलायन करना पड़ा, अंततः माउंट डी काबुल जो थे प्राइम मिनिस्टर, जो विलियम सेकेंड के द्वारा जो बनाए गए थे, विलियम जो सेकेंड था, तुम्हारे बुक में नहीं लिखा गया है, वो जो है उस समय सार्डिनिया पीडमाउंट के राजा थे, ठीक है। और उस समय जो सबसे जो नेशनलिस्ट का भावना पैदा हो रहा था वो सार्डिनिया पीडमाउंट के ही राज्य में हो रहा था। क्यों, क्योंकि समझो इटली का ये जो मैप है इस पे नॉर्थ इटली बताए थे कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का राज था, बीच में जो रोम है उसमें पोप का अधिकार था, ठीक है, वंश है एक तरह से जो कह लो, पोप नहीं, वंश नहीं है, पोप चर्च में जो पुजारी करते पोप का राजा। और नीचे में जो था, यार इस मैप को देखो तो लिखा होगा 2 सिलिसियाज, देखो किंगडम ऑफ 2 सिलिसिया है ना, तो सब जगह अलग अलग था, सार्डिनिया यहाँ है, पीडमाउंट यही है। तो इसी के वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोगों में, अब देखो पोप है, पोप अपना अलग तरह से इटली का एकीकरण चाह रहा था, वो चाह रहा था कि ना तो हमको डेमोक्रेसी मिले ना कुछ मिले, हम अपने धर्म के हिसाब से, अपने हिसाब से इटली का एकीकरण करें, तो उसमें बहुत दिक्कत आया था। लेकिन जर्मनी के एकीकरण में वैसा दिक्कत कुछ आया नहीं। तो सबसे पहले कि नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास, सब जगह मध्यम वर्गों के लोगों में ये नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई। अब आता है कि
ये जो थे अलग अलग नेशन स्टेट जो थे तुम्हारा जर्मन कन्फेडरेशन में छोटे छोटे 39 जो स्टेट बनाए गए थे, उसको जोड़ना तो चाह ही रहे थे। जोड़ने के बाद एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाना चाहते। समझो यूरोपियन यूनियन, बहुत सारा देश है यूरोपियन यूनियन में, क्या उसमें एक हेड है? बिल्कुल है तो यूरोपियन यूनियन का हेड नहीं बोले बाकी यूरोपियन यूनियन। हाँ तो अब आता है कि ऑटोमन बिस्मार्क वाज द, हाँ तो इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, लीडिंग जो था वो क्या हो रहा था कि ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा हो रहा था। और 7 सालों में कुल मिलाकर 3 युद्ध हुआ और तब जाकर इनको क्या मिली? सफलता मिली। देखो तो 1871 में विलियम 71 तो विलियम प्रथम को जो है राजा बना दिया गया। किस तरह का राजा? वही ब्रिटेन के तरह का राजा, मतलब सिर्फ राजा, उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होता, तो राजा बना दिया गया। इट वॉज डिक्लेयर्ड इन द अनहेटेड हॉल ऑफ वीनस इन द प्लेस ऑफ वर्सेलिस। ये कोई जगह का नाम है, जैसे बाढ़ में कोई एक अच्छा जैसे गंगा रेसिडेंसी है ना, तो उसी तरह से ये जगह का नाम है। वहाँ कोई हॉल ऑफ मिरर्स था, उसी में ये चीज जैसे मीटिंग उटिंग के लिए उत्सव भवन बनाया जाता है ना, तो उसी तरह से जैसे बाढ़ में डाक बंगला है ना, डाक बंगला, तो उसी तरह से क्या था कि ये जो डिक्लेयर किया गया कहाँ पे, तो हॉल ऑफ मिरर्स इन द प्लेस ऑफ वर्सेलिस। अब आता है कि प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हैड डेमोंस्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूसियन स्टेट पावर। सबसे पहले याद करो कि प्रूसिया के ही राजा मार के भगा दिए थे
जर्मन लोगों को, जो 831 मेंबर को जोड़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन लाया था। लेकिन अंततः प्रूसिया के राजा को ये समझ में आने लगा था कि अब हमने हाथ से सत्ता निकलने वाला है। और तब जब ऑटोमन बिस्मार्क आए, ब्यूरोक्रेसी की मदद से, ब्यूरोक्रेट की मदद से, नौकरशाह की मदद से इटली जर्मनी के एकीकरण को करने का मतलब नेतृत्व करने लगे। और प्रूसिया के ही स्टेट पावर में तुम्हारा आर्मी, तुम्हारा और भी जितने लोग थे वो सबके द्वारा किया गया। फिर आता कि नया जो स्टेट बन रहा था, सबसे पहली बात तो वो क्या करता था, मॉडर्नाइज करेंसी। समझो बात को, सिक्का, 1 रुपया का सिक्का अगर तुम अभी स्टेशन में लेकर चल जाओ, 20-30 रुपये नहीं लेगा, टिकट बोलेगा हम नहीं देंगे, जाओ। मॉडर्न किया मोदी जी, डिजिटल बैंकिंग कर दी, मॉडर्न हो गया। करेंसी तो वही है लेकिन मॉडर्न हो गया। अभी किसी के पास चोरी, पहले चोरी होता था तो सुनता था कि पर्स काट लिया, पर्स में 10,000 रुपया था गायब। अभी पर्स काटेगा तो 10,000 का मोबाइल जरूर जाएगा, लेकिन और जो पैसा है तुम्हारे पास वो चोरी वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास उसको फोन पे गूगल पे का पासवर्ड पता नहीं। ठीक, तो ये वो करेंसी को मॉडर्न कर देना। कुछ दिन पहले हवा आया था कि हम लोग का जो नोट होगा, चाइना में जिस तरह का नोट होता है वैसा बन जाएगा, मतलब ये जो फाइबर टाइप का है ना वैसा, वो नोट मुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो वो हुआ मॉडर्न करना करेंसी को। ठीक, तो अब आता है कि बैंकिंग सिस्टम भी स्टेट बैंक को दर्जा दिया गया कि आप एक केंद्रीकृत सेंट्रल बैंक है। ठीक, और फिर एक जुडिशियल सिस्टम मतलब न्याय का। अभी नहीं कि उसको गाली दे दिया, बस निकाला, गोली बंदूक ठार, तो उससे क्या है कि हमारी जो व्यवस्था होगी वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। और अंततः एक जुडिशियल सिस्टम भी लाया गया। देखिए, अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सबसे पहले ही हम बताए थे कि जूसेपी मेज़नी जो थे 1807 में जेनोवा में जन्म लिए थे, और वो जो है 1830 में एक बार इटली को जोड़ने का प्रयास किए थे। लेकिन परंतु उस समय था क्या कि ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक थे वो क्या कर दिए, देखो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मतलब नॉर्थ इटली पे उसका क्या था, अधिकार था, और वो अपने से छोटा सा भी भाग इटली का अलग होने देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो जूसेपी मेज़नी है ये समाज के लिए दुश्मन है, इनेमी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक बार 1830 में भाग गए, यहाँ पर 1831 लिखा गया है, 1830 में भागे, फिर से 1848 में आए थे, फिर से इनको भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। तो दिया गया है कि सबसे पहले ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850। ठीक है, याद करो 1848 में वो भागे तो 1850, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1950 मत समझना, कभी भी 20वीं शताब्दी मतलब हो गया 1900 से लेकर के 2000, 21वीं शताब्दी में अभी हम लोग 2000 से लेकर 2100। तो 19th सेंचुरी के हाफ में क्या था कि इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली जो था छोटे छोटे 7 स्टेटों में था, सार्डिनिया, पिडमाउंट, सिलिसिया, पोप, ऑस्ट्रो हंगेरियन, 3 को 4 को तो ऐसे गिना दिए तुमको। फिर क्या था कि इसमें जो एक ही था, आउट ऑफ 7 ओनली सार्डिनिया पिडमाउंट हैज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली स्टेट, और उस 7 में से सिर्फ एक सार्डिनिया पिडमाउंट जो था उसी पे क्या था कि एक इटालियन राजकुमार का राज का मतलब राजतंत्र था, और सब दूसरा जो है ऊपर ऑस्ट्रिया का नॉर्थ में, बीच में पोप, नीचे में सिलिसियास का बुर्बो वंश के राजा भी थे सबसे नीचे में। ठीक, तो उससे क्या होता था, विविधता आ जाती थी। तो जूसेपी मेज़नी ने प्रयास अपना बहुत हद तक किया। तो क्या था कि ही हैड आल्सो फॉर्म्ड एन सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। ये उस समय यंग इटली नामक एक सीक्रेट सोसाइटी भी, गुप्त संघ भी बनाए। और ड्यूरिंग द 1830s जूसेपी मेज़नी हैड thought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। वो मतलब एक तरह से समझो कोहेरेंट चीज आ रहा है। देखो ये थोड़ा सा बायोलॉजी का भी चीज है, हेरिडिटी रिवॉल्यूशन में पढ़ी होगी, कोहेरेंट हेरेंट नहीं पढ़ी है, हेरिडिटी रिवॉल्यूशन पढ़ा है, कोहेरेंट और नाम सुना होगा, सुने हैं लेकिन हाँ पढ़ो क्या, लेकिन दिमाग में हल्का सा नहीं आता। तो वही है कि मेरे भी दिमाग में है। तो उसमें क्या है कि सबको एक करने के लिए इटली को के लिए एक मतलब अलग से प्रोग्राम सोचे कि हम करें। जैसे अभी देखोगे कि नीतीश कुमार जी या राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, 2024 में जो तुम्हारा लोकसभा चुनाव होने वाला है, अभी राहुल गांधी जी कन्याकुमारी गए, एक आंदोलन कर रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन।
कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे वो। तो क्या है, प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कि भारत के लोगों को जितना है, अब मूर्ख लोग नहीं कर सकते हैं उनको, तो भारत के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये एक कोहेरेंट प्रोग्राम है, किसको, तो भारत को जोड़ने के लिए। अब उससे भारत जुटेगा या टूटेगा ये भविष्य आएगा। तो उसी तरह से जूसेप्पे मेज़नी 1830 में एक इटली को जोड़ने के लिए प्रोग्राम किए थे। तो अब आया कि आफ्टर हिज फेल्योर इन 1831 फेल्योर हो गए। क्यों, इस पे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ही हाथ धो के पड़ गए थे कि अब जैसे मिलो बेटा तुमको मरवाइए दे। तो ये ससर गया, जान कौन देगा, जान से बड़ा कोई थोड़ी चीज है। तो अब आता कि फिर 1800 नहीं, देखो जान दे सकता है, भगत सिंह जान दिए, लेकिन जहां पर वो उसको लग रहा है कि हम थोड़ा सा वेट करके कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा वेट कर लिया, भाग गया बेचारा। बैकफुट पे जाता है ना, क्रिकेट देखता है कैसे थोड़ा तेज खेलता है तो बैकफुट पे चला जाता है। अब दूसरा ऋषभ पंत एग्रेसिव प्लेयर लगा, मारेगा आगे बढ़ के बॉल, तो जब थोड़ा सा देखो कि थोड़ा सा परिस्थिति उल्टा आ जाए तो बैकफुट पे आ जाए, सामने वाला ज्यादा पहलवान आ गया, तुम पतला दुबला गुलशन के तरह एकदम इससे, तो देखो मारने आया तो पीछे आ जाता है, ये जुट्टो मारेंगे अपने मुंह कान फड़वा के चलाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से क्या था कि देख रहा है जूसेप्पे मेज़नी कि हम एक नॉर्मल आदमी है, साधारण आदमी है, और मेटरनिख राजा है, चांसलर है, तो हमसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास सब लोग हैं। पहली बात तो ऑस्ट्रिया के लोग हैं, ठीक, उसके पास आर्मी है, पावर है, सब चीज है उसके पास। तो ये क्या कर गया, भाग गया। फिर से 1848 में आए थे, लेकिन फिर से ये फेल्योर हो गए। और इसके फेल्योर के बाद सार्डिनिया पीडमाउंट के जो राजा थे इनेमुल द्वितीय, इन पे बोझ आ गया कि अब आप इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाइए। क्यों, क्योंकि इसकी नींव जो थी वो जूसेप्पे मेज़नी के द्वारा रख दी गई थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और एक दो नाम है, उनके द्वारा नींव रख दिया गया था भारत में राष्ट्रवाद का। तो गांधी जी ने उसी को आकर के क्या किया, आगे बढ़ाया और एक परिणामतः भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। ठीक, नोट करोगे कर लो इसको। देखिए, तो सबसे पहली बात है कि पिछले जो टॉपिक में हम पढ़े थे कि जूसेप्पे मेज़नी के फेल्योर के बाद विक्टर इनेमुल द्वितीय के ही भार पे सारा चीज चल गया, इटली का एकीकरण, जो कि इटली के राजा थे, इम्पेरर थे। तो उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे काउंट कमिनो डी काबुल, बहुत कूटनीति, बहुत कि तुम्हारे बुक में तो उतना कहानी नहीं दिया गया है, उसमें बहुत कूटनीति था, सकनी थे वो। तो वो क्या किए, फ्रांस जब ऑस्ट्रिया पे हमला किया था तो फ्रांस का मदद कर दिए, और जब ट्रीटी हुआ तो उनको बुलाया गया डी काबुल को और बोल दिए कि ऑस्ट्रिया का जो अधिकार है नॉर्थ इटली पे उसको खत्म करिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर हो गया। और फिर क्या किया, फ्रांस गया, फ्रांस को बोला कि हम ऑस्ट्रिया पे हमला करेंगे, इसके बदले हम तुमको छोटा छोटा टुकड़ा देंगे देश का, तुम उसको लो, और हम जब ऑस्ट्रिया पे हमला करेंगे तुम हस्तक्षेप मत करना। तो बोला चलो ठीक है, छोटा सा टुकड़ा दे ही दिया, ऑस्ट्रिया पे हमला किया, और फ्रांस जो है उसका साथ दे दिया, किसका, इसका, काबुल का। ठीक है, तो जीत गया, और जीतने के बाद उसका जो है धीरे धीरे जितना ऑस्ट्रिया का और पूरा एक ही, पहले तो ऊपर में बताया था कि नॉर्थ में जो था वो किसका अधिकार था, ऊपर में तुम्हारा ऑस्ट्रिया का, पहले तो ऑस्ट्रिया को भगाया। ठीक, अब नीचे से जो एकीकरण करना था, समझो एक मिनट, नीचे से जो एकीकरण करना था वो क्या हुआ कि नीचे से एकीकरण करने में आए एक नए, तुम्हारा जूसेप्पे गैरिबाल्डी जो थे एक मछुआरा थे। ठीक है, मछुआरा होने के बावजूद भी वो नीचे में बताए थे कि प्रिंसली ऑफ टू सिलिसियास था, यहाँ पे 2 सिलिसियास का वो था, तो वो नीचे से क्षेत्र को आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए, और नीचे से वो एक पीजेंट वर्ग के लोगों को एकत्रित कर लिए। पहले हम कहीं भी बताए होंगे, कहीं भी पीजेंट किसान वर्ग का आबादी जो क्या रहता है, ज्यादा रहता। किसान अगर तुम्हारे फेवर में है तो तुम कोई भी चीज जीत सकते हो, तो वही किया, ये किसानों को जीतना स्टार्ट कर दिया, और किसान जो है नीचे से चढ़ाई करते पोप पे पहुंच गया। और ऊपर से तो ये जो था काउंट डी काबुल ऑस्ट्रिया को वो हटा ही दिया था, नीचे से गया यहाँ, और नीचे से ऊपर से तो वो जीत चुका था।
तो अंततः क्या हुआ कि नीचे से जीते जब गैरिबॉल्डी वहां तक पहुंचा तो वो पूरा जीता हुआ क्षेत्र उसको दे दिया और खुद सामान्य जिंदगी जीने लगा। तो सबसे पहली बात है कि नाइडर रिवॉल्यूशनरी नॉन डेमोक्रेट, वो न तो राष्ट्रवादी नेता थे न तो डेमोक्रेटिक थे, मतलब वो ना तो लोकतांत्रिक आदमी थे वैसा, लेकिन कूटनीति गजब का शौकनी। पासा जब फेंकता था उसका पासा जो है बाप का अस्थि से बना हुआ था, बाप का अस्थि, उसको बोलता था कि इससे आ जाओ 6 तो 6 आ जाता था। फिर आता कि वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन इलाइट, फ्री फायर खेलता होगा तो उसमें आता है इलाइट पास, आता है ना। तो वही है कि इटालियन इलाइट के वो मेंबर थे, जैसे जुसेपी तुम्हारा मेजनी थे कार्बोनरी के सदस्य, उसी तरह ये इटालियन इलाइट के सदस्य थे। फिर आता कि इसको फ्रेंच बेटर देन इटालियन, ये इटालियन से ज्यादा अच्छा फ्रांसीसी भाषा बोल लेते थे। और लीड द मूवमेंट एज द चीफ मिनिस्टर एट सार्डिनिया पीरमाउंट। सार्डिनिया पीरमाउंट में राजा है कौन? तो इनामुल द्वितीय, ब्रिटेन में राजा है, लेकिन उसका भी तो तुम्हारा चीफ, ऐसे वहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो दूसरा है, प्राइम मिनिस्टर थे अभी कुछ दिन पहले बोरिस जॉनसन, ठीक, लेकिन अभी चेंज हुए लीज करके, लीज ट्रूस करके कुछ ऐसे नाम नया बनी है। तो उसी तरह से सार्डिनिया पीरमाउंट के चीफ मिनिस्टर के रूप में क्या किया, उसको आगे लेके गए और ऑस्ट्रेलियन फोर्स इन 1859 हरा दिया ऑस्ट्रिया को। बताए थे अभी कहानी सुनाए ना कि ऑस्ट्रिया पे हमला किए, फ्रांस को उसके बदले में छोटा सा 2 देश दे दिए, और देश 2 दे दिए तो 18 देश नहीं, छोटा सा हिस्सा बोलो, देश कैसे दे रहे, छोटा सा क्षेत्र दे दिए। तो 1859 में वो ऑस्ट्रिया के फोर्स को क्या कर दिए, हरा दिए। ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो इटली में मिल गया, अब मिलान था इनको नीचे वाला, और नीचे वाला काम कर दिए जुसेपी गैरिबॉल्डी। गैरिबॉल्डी किसान मध्य वर्गीय लोग थे, पछवाड़ा था, ठीक, और नीचे से हमला करते जीतते गया, और अंत में देखो ही सक्सेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट, लोकल जो पीजेंट थे, किसान वर्ग के लोग थे, उनका सपोर्ट वो जीत गए। और सिलिसिया इन ऑर्डर टू सिलिसिया इन ऑर्डर टू डिराइव ऑफ द स्पेनिश रूलर। तो नीचे में जो ये मैप है तुम्हारा, टू सिलिसियास का क्षेत्र जो था, इसको ये क्या किए देखो, यहाँ है इटली, यहाँ से गैरिबॉल्डी जीतना स्टार्ट किया, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है, देखो ये ऑस्ट्रिया का हल्का सा पर्पल टाइप का दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है नॉर्थ इटली का, ऑस्ट्रिया का अधिकार था, उसको खत्म कर दिए, और नीचे से गैरिबॉल्डी जीतते चला गया। और जब गैरिबॉल्डी मिले इससे, तो वो एक तुम्हारा ये फोटो दिया हुआ है, इस फोटो को देखो, कहानी जब समझ में आएगा तभी फोटो का तुमको मतलब समझ में आएगा, ऐसे माथा को ऊपर से। ये फोटो देखो क्या है, ये दिया हुआ है गैरिबॉल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल द्वितीय, सार्डिनिया पीरमाउंट के जो तुम्हारा राजा थे, इम्पेरर थे, ठीक है, उसको क्या किए कि ये देखो जूता पहना रहा है, जूता में लिखा हुआ है इटली। अब जूता क्यों दिया, जूता हमेशा कहाँ पहनते हैं, नीचे। कौन सा भाग जीत रहा था वो, नीचे वाला भाग जीता था, मतलब ऊपर से तो ऐसे जैसे भारत माता ऊपर में मुकुट है, नीचे में पैर में कन्याकुमारी उसका चरण होता है, तो उसी तरह से नीचे से गैरिबॉल्डी जीतकर इनको जूता पहना रहे, मतलब नीचे वाला भाग ये जीत गए और उनको इसको दे दिए। तब हो गया इटली का एकीकरण समाप्त। इटली जो छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ था वो टूट गया। फिर आता है कि 1861 विक्टर इमैनुअल द्वितीय वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और अंततः वो किंग ऑफ यूनाइटेड इटली के राजा बन गए। क्लियर, आज के लिए इतना ही। ऐसे अगला टॉपिक है ब्रिटेन की अजीब दास्तान, लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे, बाउंसर जाने लगेगा।